सेकेंड या थर्ड एक्सरसाइज में कोई डाउट्स हैं तो बताइए बेटा। एक्सरसाइज 13.2 में या 13.3 में कोई डाउट्स हैं तो बताइए। आपने एक्सरसाइज 13.3 करी है या नहीं है? थर्टीन पॉइंट टू में है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 13। सर 13.3 में 8 और 11। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 13.2 के डाउट्स देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। A fair coin and an unbiased dice are rolled. Let A be the event head appears on the coin. तो देखिए, एक कॉइन है और एक डाई है, इनको रोल किया जाता है, तो इसमें कॉइन पे आ सकते हैं 2 एलिमेंट और डाई पे 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 12। ए इवेंट दिया हुआ है हेड ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड आता है, तो अगर कॉइन के ऊपर हेड आएगा तो ये क्लोज हो गया विद हेड ओनली, तो इसके लिए सिर्फ एक एलिमेंट होगा और इसके लिए 6, तो ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 6 और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/12। फिर बी इवेंट दिया हुआ है 3 ऑन द डाई, डाई के ऊपर 3 आता है, तो ये 3 के साथ क्लोज आ जाएगा, तो इसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन और कॉइन पे हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, तो इसमें 2 एलिमेंट्स हो गए और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/12। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा जिसमें ये दोनों चीजें हों, कॉइन पे हेड भी आए और डाई पे 3 भी आए, तो दोनों ही क्लोज हो गए, इसके लिए एक ऑप्शन और इसके लिए भी एक ऑप्शन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 1, therefore probability of A intersection B is 1/12। ठीक है, अब इसमें चेक करना है कि A और B इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो अगर A और B को इंडिपेंडेंट चेक करना है तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन PA इंटू BB को चेक करें, तो PA हो जाएगा 6/12 और PB हो जाएगा 2/12, तो 6 टू 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1/12 एंड दिस इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। तो ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन वेरीफाई हो रखी है, PA intersection B is equal to PA into PB, so therefore A and B are independent events। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। A die mark 1 2 3 in red, तो डाई में जो 3 नंबर है वो तो रेड में मार्क्ड है, 1 2 3 ये तीनों नंबर रेड है।
and 4, 5, 6 in green, और ये 4, 5, 6 ये 3 नंबर ग्रीन कलर से, तो टोटल डाई के अंदर जो 6 नंबर्स होंगे वो 1, 2, 3 रेड कलर से मार्क्ड है, और जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है वो 4, 5, 6 है। अब इसमें इवेंट बनाए हुए हैं, A be the event, the number is even, A and number is even। तो अगर आप डाई को रोल करते हैं तो उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इवन हो गया 2, 4, 6, यानी कि 3/6, और बी इवेंट है नंबर इज रेड, तो नंबर रेड होगा तो उसमें भी 3 एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, तीनों रेड होंगे, 3/6, 1/2, और ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा नंबर इज इवन एंड रेड। तो जो नंबर है वो इवन भी होगा, रेड भी होगा, यानी कि रेड के अंदर जो इवन होगा, तो रेड के अंदर सिर्फ एक इवन है, तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6। अब इसमें चेक करना है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो पी ए इंटू पी बी को चेक करिए, पी ए इंटू पी बी दैट इज 1/2 इंटू 1/2, 1/4, and this is not equal to PA as intersection B is 1/6, तो 1/4 1/6 के इक्वल नहीं है, तो therefore A and B are not independent। तो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। थर्टीन पॉइंट थ्री में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 8, इस एक्सरसाइज में 5, 6 एंड 8 ये क्वेश्चन हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 balls, 10 black and 8 red balls। तो एक बॉक्स है उसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 8 रेड बॉल्स, और 2 बॉल निकाली जाती है विद रिप्लेसमेंट, are drawn at random with replacement। तो विद रिप्लेसमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे ये नोटिसेबल है कि विद रिप्लेसमेंट केसेस आर इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ बॉल्स आर रेड। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि बोथ आर रेड, तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि 1 by 1 आपको ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो बोथ आर रेड का मतलब पहले वाली भी रेड होगी और दूसरे वाली भी रेड, और क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो ये पी आर वन इंटू पी आर टू हो जाएगा, जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो फिर यहाँ पे हमें R2/R1 लिखना होता, क्योंकि जब बॉल को रिप्लेस नहीं करेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी बदल जाती है, तो पहले का फर्क उसमें पड़ता है। तो पहली बॉल अगर रेड होगी तो ये 8/18, अब क्योंकि बॉल को वापस रिप्लेस कर दिया तो वो फिर पहले जैसा हो गया, फिर दूसरी रेड बॉल निकालोगे तो फिर 8/18, तो ये हो गया 4/9 इंटू 4/9, दैट इज 16/81। फिर सेकेंड पार्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, तो ये हो जाएगा PB1 इंटू PR2। पहले ब्लैक होगी तो 10/18 और दूसरी रेड होगी तो 8/18, दैट इज 5/9 इंटू 4/9, तो ये 20/81 हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में पूछा है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड,
one is black and other is red. तो एक ब्लैक होगी और एक रेड होगी, तो हमें ये नहीं पता है कि कौन सा ब्लैक होगा और उसमें कौन सा रेड होगा। तो उसमें केसेस बनेंगे, अगर फर्स्ट ब्लैक होगा तो सेकंड बॉल रेड होगा, और के लिए यूनियन, अगर फर्स्ट रेड होगा तो सेकंड ब्लैक होगा। अब देखिए ये जो दो इवेंट हैं, ये पहला इवेंट हो गया और ये दूसरा इवेंट, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर ब्लैक फर्स्ट आएगा तो रेड फर्स्ट नहीं हो सकता है। तो जो इवेंट एक साथ नहीं हो सकता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। तो जो B1 इंटरसेक्शन R2 एंड R1 इंटरसेक्शन B2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि ये एक साथ नहीं हो सकते। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उसमें जो P A यूनियन B होता है उसका फॉर्मूला होता है PA प्लस P, क्योंकि जो माइनस P इंटरसेक्शन B है वो तो जीरो हो जाता है क्योंकि एक साथ नहीं हो सकते। तो यूनियन की ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ इस क्वेश्चन के बीच में। अब ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। A यूनियन B किसके इक्वल हो जाएगा? PA दैट इज P B1 इंटरसेक्शन R2 प्लस PB R1 इंटरसेक्शन B2। ठीक है, अब ये ऐसा ही क्वेश्चन बन गया। ये दोनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो PB1 इंटू PR2 और ये हो जाएगा PR1 इंटू PB2। तो पहली बॉल ब्लैक आएगी, ये जो ब्लैक होगी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, फिर रेड की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 10/18 और फिर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 8/18, तो रेड की 8/18 और ये 10/18, तो हो जाएगा 5/9 इंटू 4/9 प्लस 4/9 इंटू 5/9, तो 20 प्लस 20 दैट इज 40/81। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 81। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। One card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards. एक कार्ड को ड्रॉ किया जाता है, उसमें फर्स्ट पार्ट में ई इवेंट है, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, कार्ड है वो स्पेड है, तो स्पेड होता है 13, तो 13 C1 और टोटल होता है 52 C1, तो 13/52 यानी कि 1/4 के इक्वल हो जाए। और उसमें एफ इवेंट दिया हुआ है, कार्ड ड्रॉन इज एन एस, कार्ड इज एन एस, एस यानी कि 1 कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4C1 डिवाइड बाय 52C1, तो ये 4/52 यानी कि 1/13 के इक्वल। फिर ई इंटरसेक्शन है, इसमें ये दोनों चीजें होनी चाहिए, कार्ड इज स्पेड, स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए। कार्ड तो एक ही ड्रॉ किया जाता है लेकिन उसमें दोनों चीजें होनी चाहिए, स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए। तो स्पेड में सिर्फ एक ही एस होता है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 1C1 डिवाइडेड बाय 52C1 दैट इज 1/52। ठीक है, अब इनको इंडिपेंडेंट चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो नाउ 1 PE इंटू PF, इसको चेक करेंगे, PE इंटू PF एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/13 दैट इज इक्वल टू 1/52 एंड 1/52 इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन। तो ये इंडिपेंडेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर E एंड F आर इंडिपेंडेंट, तो E और F इंडिपेंडेंट हो।
तो इसी तरह से इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर लेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज किंग। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ई इवेंट इसमें दे रखा है कार्ड इज ब्लैक, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, तो ये 26 C1 by 52 C1, 26 by 52 दैट इज 1/2 हो जाएगा। एफ है कार्ड इज किंग, तो पी एफ किंग होता है 4, तो 4 C1 अपॉन 52 C1 दैट इज 4/52, ये 1/13 हो जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ में ये दोनों चीजें होनी चाहिए, कार्ड ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। कार्ड इज ब्लैक एंड किंग, तो ब्लैक में 2 किंग होते हैं, तो पी इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 2C1 डिवाइड बाय 52 C1, तो ये 2/52 यानी कि 1/26 के इक्वल हो जाएगा। नाउ पीई इंटू पी एफ को चेक करिए, पीई इंटू पी एफ, तो पीई हो जाएगा 1/2 और पी एफ हो जाएगा 1/13, तो दिस इज इक्वल टू 1/26 एंड दिस इज इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ। तो देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो जो ई और एफ है वो भी इंडिपेंडेंट होते। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो किंग हो जाएंगे किंग 4 और क्वीन 4 8, तो पीई की प्रॉब्लम हो जाएगी 8/52। पी एफ हो जाएगा क्वीन और जैक, वो भी 8 आएगा, तो 8/52। और ई इंटरसेक्शन एफ किंग और क्वीन, क्वीन और जैक, तो ये दोनों तभी हो सकते हैं जब क्वीन आए। क्वीन होता है 4, तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 4/52, यानी कि पी इंटरसेक्शन एफ 4/52 के इक्वल हो जाएगी। और फिर बिल्कुल इसी तरह से उसको चेक कर लेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट खुद करिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछेगा। 1 मिनट होल्ड करिएगा, मैं जरा मार्कर में इंक डालूं। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। In a hostel, 60% of the student read Hindi newspaper. तो ए इवेंट कंसिडर कर लीजिए कि स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है, तो कितने लोग हैं 60% है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 60/100। परसेंटेज इन इटसेल्फ इज प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 60% का मतलब है 60 आउट ऑफ 100, तो वो प्रोबेबिलिटी हो गया। बी इवेंट है स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो 40% रीड करते हैं, तो पी बी हो जाएगा 40%, दैट इज 40/100। 20% रीड बोथ, तो बोथ का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ये 20% है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, नॉट ए एंड नॉट बी। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ये कंडीशन है कि शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो कंडीशनल प्रॉपर्टी हो गई। फाइंड द प्रॉपर्टी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रॉपर्टी पूछी है, यानी कि पी बी बाई ए पूछा है। और थर्ड पार्ट में
पूछा है कि इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो ये कंडीशन है, आपकी बार इंग्लिश न्यूज़पेपर तो बी नीचे आएगा और हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी पूछेगी। ठीक है, इन तीनों के फॉर्मूले हमें आते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं। फिर इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इन सब की वैल्यूज दी हुई है ऊपर। ये 60/100 प्लस 40/100 माइनस 20/100, तो हो जाएगा 1 माइनस ये 100 माइनस 20 80/100, तो ये 20/100 हो गया, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी हो गई 1/5। पी बाई ए, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी इज 20/100 एंड पी ए इज 60/100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 20/60 हो जाएगा 1/3 के इक्वल। और पी ए बाई बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट 20/100 एंड पी बी इज 40/100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 20/40 1/2 के इक्वल। ये आपके एक्सरसाइज 13.2 के डाउट्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं बेस थ्योरम पे, एक्सरसाइज 3.3 13.3। में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेस थ्योरम के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना होता है कि कॉमन इवेंट क्या है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। यानी कि अगर आपको कोई बीमारी है तो ब्लड टेस्ट से ये श्योर है कि 99% उसका डिटेक्शन हो जाएगा, मतलब पता लग जाएगा कि बीमारी है। However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested। मतलब ऐसा भी हो सकता है 0.5% केसेस में कि एक हेल्दी पर्सन को टेस्ट किया जाए और उसकी भी बीमारी डिटेक्ट हो जाए, यानी कि गलत बीमारी आ जाए। आदमी तो स्वस्थ है, बीमारी उसको कोई नहीं है, लेकिन टेस्ट में उसकी बीमारी आ जाए तो उसका भी चांस है, और उसका चांस है 0.5%। If 0.1% of the population actually has the disease, तो एक आदमी को आप ऐसे ही सिलेक्ट करते हो और उसके जो डिजीज्ड होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.1% है, क्योंकि बताया हुआ है कि जो पॉपुलेशन है उसमें 0.1% लोगों को डिजीज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो पर्सन को डिजीज होगी अगर टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो। ठीक है, तो टेस्ट रिजल्ट किसको कॉमन इवेंट लेते हैं, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब है कि टेस्ट के अंदर ये बता दिया गया है कि आपको बीमारी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये टेस्ट रिजल्ट करेक्ट है, क्योंकि उसने फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट को भी बताया है कि भाई जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो फॉल्स भी हो सकता है। तो ये जो पॉजिटिव रिजल्ट है फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, यानी कि इसके दो तरीके हैं, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस काम के होने के दो तरीके हैं, E1 और E2। E1 क्या है कि जो जिस पर्सन ने चेक कराया, टेस्ट कराया, पर्सन हैज द डिजीज, तो जिसको डिजीज है उसका पॉजिटिव आ सकता है, और पर्सन हैज नॉट द डिजीज, और जिसको डिजीज नहीं है उसका भी पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि बताया है कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। तो पॉजिटिव रिजल्ट आने के दो तरीके हो सकते हैं,
या तो जिसको बीमारी है उसका टेस्ट कराया गया पॉजिटिव आया, या जिसको बीमारी नहीं है उसको टेस्ट कराया उसका भी पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट बताया हुआ है। ठीक है, फिर टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव व्हेन अ पर्सन हैज द डिजीज, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन पर्सन हैज नॉट द डिजीज, पी इवन। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इन सब की वैल्यूज निकालेंगे। पर्सन हैज द डिजीज, ये डेटा दिया हुआ है कि 0.1% पॉपुलेशन को डिजीज है, तो 0.1 आउट ऑफ 100 आर डिजीज्ड, और क्योंकि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, 0.1% में से 99.9% बचेगा। ठीक है, तो 99.1% 9% को डिजीज नहीं है। अब अगर ये लोग जिनको डिजीज है वो टेस्ट कराते हैं और उनका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो इस की जो प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में हिडन है। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. यानी कि डिजीज अगर है तो उसको डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 99% है, यानी कि टेस्ट रिजल्ट के पॉजिटिव आने की, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव और डिजीज इज डिटेक्टेड, इन दोनों का एक ही मतलब है। जब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तभी डिजीज डिटेक्ट होगी। तो अगर डिजीज है यानी कि पर्सन हैज अ डिजीज, तो उसके पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 99% है, तो ये 99%। और अगर डिजीज नहीं है यानी कि पर्सन हेल्दी है और उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, तो उसका मतलब वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट होगा, और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी 0.5% है, यानी कि 0.5%। ठीक है, ये क्वेश्चन से हमने सारा डेटा निकाल लिया। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ये गिवन है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती तो हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते, लेकिन ये हो चुका है और इसमें से किसी एक सोर्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया। तो हो जाएगा पी E1 इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ए। E1 इंटरसेक्शन ए क्या होगा, पहले E1 फिर उसके बाद ए, यानी कि पी ए बाई E1, और नीचे आ जाएगा पी ए का फॉर्मूला लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से पी E1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए बाई E2। अब इन सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो पी E1 हो जाएगा 0.1 by 100 and P A by E1 is 99 by 100, 0.1 by 100 into 99 by 100 plus PE2 99.9 by 100 into PA by E2, that is 0.5 divided by 100। तो ये 100 into 100 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 99 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9 आ जाएगा, फिर ये 9.9 और इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, तो 5 9 जा 45, 4 5 9 जा 45 and 4 49, फिर 49 और डेसिमल दो प्लेसेस के बाद तो 49.95 आ जाएगा। तो ये जाएगा 9.9 डिवाइडेड बाय 9.9 और 49.95, तो ये आ जाएगा 5 9 and 9 18 1 58 and 1 59, तो 59.85। तो अगर हम एक प्लेस जीरो को बढ़ा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9.9 is equal to 9.90, तो इससे ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो 5 1 जा 5 49, 5 9 जा 45 40 198 डिवाइडेड बाय 5 1 जा 5 5 1 जा 5 48 5 9 जा 45 335, तो 198 डिवाइड बाय 1197, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
के बाद है क्वेश्चन नंबर 6. There are 3 coins. One is a two-headed coin. Another is biased coin that comes up heads 75% of the time, and third is an unbiased coin. One of the 3 coins is chosen at random and tossed. It shows heads. तो तीनों में से किसी भी कॉइन पे हेड आ सकता है, तो कॉइन शोज हेड ये कॉमन इवेंट होगी. आप एक कॉइन को टॉस करते हैं और वो जो एक कॉइन है वो तीनों में से किसी भी तरह का हो सकता है. सबसे पहला कॉइन है टू हेडेड कॉइन. कॉइन इज टू हेडेड, मतलब दोनों तरफ हेड है. दूसरा है बायस्ड कॉइन. कॉइन इज बायस्ड. बायस्ड मतलब इम्पार्शियल नहीं है, मतलब इसके रिजल्ट दोनों तरफ एक जैसे नहीं है, तो ये बायस्ड हो गया. और कॉइन इज अनबायस्ड. अनबायस्ड का मतलब जो नॉर्मल कॉइन होता है, जो फेयर कॉइन होता है, मतलब दोनों हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ईच होगी. तो देखिए इसमें कॉइन को सेलेक्ट करने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है. 3 कॉइन है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ये 1/3 आ जाएगा, ये भी 1/3 आ जाएगा और ये भी 1/3. आपको बताया था कि जो सोर्सेज हैं अगर इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है तो 1 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो 1 को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगी. टू हेडेड कॉइन है, दोनों तरफ हेड है, तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, तो हेड के लिए हम ए यूज कर रहे हैं और इवन के बाद ए आने की प्रोबेबिलिटी. टू हेडेड कॉइन में तो दोनों तरफ हेड ही आएगा, 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा. तो दोनों केस फेवरेबल हैं. ये जो बायस कॉइन है इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 75%. तो इसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 75% है, यानी कि 3/4 के इक्वल. और जो अनबायस कॉइन है उसमें तो हमें पता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसमें होती है 1/2. एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, जो फेयर कॉइन होता है. अब वो कहता है इसमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, इट शोज हेड्स, मतलब हेड को तो शो करता है, तो ए तो ऑलरेडी हो चुका है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन. तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई. E1/A बेस थ्योरम से इसका फॉर्मूला हो जाएगा P(E1) into PA/E1. ये P(E1) इंटरसेक्शन ए हो गया और PA हो गया P(E1) into PA/E1 प्लस P(E2) into PA/E2 प्लस P(E3) into PA/E3. इन सभी की वैल्यूज हमें पता है, इन सब की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो P(E1) 1/3 into 1, 1/3 into 1 plus 1/3 into 3/4 plus 1/3 into 1/2. इसका एलसीएम चेक कर लीजिए क्या होगा. 6, 12, 3. 12 इसका एलसीएम हो जाएगा. 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर तो 4 आ जाएगा. इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2. तो ये हो जाएगा 4/9. तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/9. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 है, a factory has 2 machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items. Machine B produced 40% of the items. 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective.
यानी कि दोनों जो मशीन्स हैं ए और बी वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है ना। तो हमारा जो कॉमन इवेंट है उसको हमने ए सपोज कर लिया है और ये है आइटम इज डिफेक्टिव। जो आइटम प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफेक्टिव है। तो ये जो आइटम है ये ए मशीन से प्रोड्यूस हो सकता है या बी मशीन से प्रोड्यूस हो सकता है। आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। दूसरा है आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। पी ए बाई E1 को डिकोड करिए। ए बाई E1 का मतलब है E1 हो चुका है, मतलब आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए, और ए का मतलब है आइटम इज डिफेक्टिव। यानी कि अगर ए से प्रोड्यूस करोगे तो आइटम डिफेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखनी है। और इसी तरह से P A by E2 आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन 2 एंड आइटम इज डिफेक्टिव। तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज अब देखिए कि आइटम अगर ए मशीन से प्रोड्यूस होता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो डेटा है 60% of the items of output are produced by machine A। तो 60% प्रोबेबिलिटी होगी कि आइटम मशीन ए से प्रोड्यूस होता है और 40% प्रोबेबिलिटी होगी कि मशीन बी से प्रोड्यूस होता है। फिर डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2% of the items produced by machine A are defective। तो ए के जो 2% आइटम है, 2% का मतलब 2 of 100, तो जो भी ए से प्रोड्यूस होगा उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 2/100 हो जाएगी, और जो भी बी से प्रोड्यूस होगा उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/100 हो जाएगी। अब आगे कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी इफ डिफेक्टिव। तो एक आइटम ऐसे ही निकाला गया स्टॉक पाइल में से एंड दैट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव तो आ चुका है, मतलब आइटम इज डिफेक्टिव, दिस इज सर्टेन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो E2 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। ठीक है, तो अगर इसकी इन दोनों में से किसी की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे और ये हो जाएगा PE2 into PA by E2 divided by PE1 into PA by E1 plus PE2 into PA by E2। इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो PE2 हो जाएगा 40/100 और PA by E2 हो गया 1/100। फिर PE1 60/100, ये 2/100। फिर PE2 40/100 और ये 1/100। देखिए ये जो 100 है ये तो कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 40 और ये 62 जब 120 प्लस 40 160 होगी, 1/4 या 0.25। 1/4 भी लिख सकते हैं और 0.25 भी लिख सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। आर्शिया बेटा, ये तुम्हारा डाउट था क्वेश्चन नंबर 11, एक बार पढ़ के देखो कि ये इसी तरह का क्वेश्चन है या नहीं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 3 इवेंट हो जाएंगे E1 E2 E3 और यहाँ पे ये डिफेक्टिव आ जाएगा और बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, इसको भी आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर नहीं होगा तो पूछिएगा। और बताइए, और कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में? आरसे बेटा, तुम्हारी क्लास में प्रोबेबिलिटी कहां तक हो गया? खत्म हो गया। कितनी एक्सरसाइज कराई है? पूरा प्रोबेबिलिटी कराया है या ये 3 एक्सरसाइज ही कराई है? पूरा करा दिया। 4th और 5th सिलेबस में है? करा दिया है बट फिर अभी पक्का नहीं है तो करा दिया बट अच्छे से नहीं कराया। ठीक है, कर लेते हैं। वैसे तो सिलेबस में नहीं है लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को।
ठीक है, तो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके जो क्वेश्चन आपने अभी अटेम्प्ट नहीं करे हैं वो भी सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में 13.3 के भी डाउट पूछिएगा और 13.4 के भी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.4, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल को स्टडी करते हैं। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, इज अ रियल वैल्यूड, मतलब इसकी एक रियल वैल्यू होती है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is sample space of the experiment। तो फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है, मतलब जो x की वैल्यूज हैं वो सैंपल स्पेस से आएंगे, और ये एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस पे आप इस फंक्शन को अप्लाई करोगे। रैंडम वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं, कैपिटल X से। ठीक है, तो अभी ये वाली डेफिनेशन कुछ समझ में नहीं आती है बिना एग्जाम्पल के, तो ऐसे ही लिख लीजिए इसको, फिर एग्जाम्पल से ये अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, A coin is tossed thrice। एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है। Find probability distribution for number of heads। तो नंबर ऑफ हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। फाइंड इट्स मीन, इसका मीन कैलकुलेट करना है, इसका मीन बताना है, वेरिएंस बताना है, फाइंड इट्स मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, और फिर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बताना है। ठीक है, तो इसमें एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोबेबिलिटी की टेबल बनानी होती है, फिर जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, उसी तरह से इसका भी मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। अगर हम कॉइन को 3 बार उछालते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 8, या तो तीनों टेल होंगे, एक हेड और 2 टेल के 3 केसेस बनेंगे, फिर 2 हेड और 1 टेल का 3 केस बनेंगे, और तीनों हेड्स का 1 केस बनेगा। ठीक है, ये सैंपल स्पेस हो। अब जो x है, x के लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो ये जो नंबर ऑफ हेड्स है ये x है। तो हर एक फंक्शन की अपनी एक डेफिनेशन होती है, तो यहाँ पे जैसे ये रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसकी भी अपनी एक डेफिनेशन है, ये नंबर ऑफ हेड्स। अब ये जो नंबर ऑफ हेड्स रैंडम वेरिएबल है, इसको इस वाले फंक्शन को सैंपल स्पेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये इसका डोमेन हो गया, ये फंक्शन, ये डोमेन, और ये इसके ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। जैसे अगर हम इसके ऊपर इसको अप्लाई करें x t, तो नंबर ऑफ हेड्स इसमें कितना होगा? 0। अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे x h t, या इसके ऊपर अप्लाई करेंगे x t h t, या इसके ऊपर अप्लाई करेंगे x t t h, तो इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ हेड्स काउंट करेगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम लिखते हैं f x इज इक्वल टू y। f फंक्शन हो गया, यहाँ पे ये कैपिटल X है, ये स्मॉल x की वैल्यू हो गई, स्मॉल x डोमेन के अंदर से आता है, और y इसकी वैल्यू होती है। तो ये बिल्कुल ऐसा फंक्शन हो गया f x इज इक्वल टू y।
और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो एक रियल वैल्यू आएगी। फिर इनके ऊपर अप्लाई x को अप्लाई करिए HHT, इसके ऊपर अप्लाई करिए HTH, और इसके ऊपर अप्लाई करिए XTHH, और इसके ऊपर अप्लाई करिए, ये तो अलग हो जाएगा, इन दोनों में, इन तीनों में 2 आएगा, और HHH के ऊपर इसमें नंबर ऑफ हेड्स 3 होंगे। यानी कि x की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3। तो अब इसका एक टेबल बनाते हैं, x लिखते हैं यहाँ पे, फिर px, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालें। तो 0 मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। फिर 1 की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो 1 3 केसेस में आ सकता है, तो 3 केस फेवरेबल होंगे, 3/8। 2 भी 3 केसेस में आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8 हो जाएगी, और 3 सिर्फ एक बार आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम x और px की वैल्यू हमने इसमें कैलकुलेट कर ली। अब हमें ये जो x है इसको हम xi लिख सकते हैं, और px को pi लिख सकते हैं। हमें इसका मीन कैलकुलेट करना है, तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है 0 1 2 3, ये पूरे सैंपल स्पेस को इंक्लूड करता है, तो इसलिए जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उनका सम 1 के इक्वल होगा। तो आप इसको चेक कर सकते हो कि समेशन pi 1 होना चाहिए, तो ये 1/8, 3/8, 4/8, 3/8, 7/8 और 1/8, 8/8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, तो समेशन ऑफ pi हो गया 1 के इक्वल। ठीक है, अब हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू समेशन pi xi। तो pi और xi को मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दीजिए, तो मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो pi xi की वैल्यू कैलकुलेट करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 3/8, इसको मल्टीप्लाई करो तो 6/8, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/8, और इन सबको ऐड कर दोगे तो यहाँ से समेशन pi xi की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 6 9 एंड 3 12/8, और ये जो 12/8 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5। तो ये मीन हो गया। इसी तरह से वेरिएंस ऑफ x, इसका फॉर्मूला होता है समेशन pi xi स्क्वायर माइनस समेशन pi xi का होल स्क्वायर। तो देखो समेशन pi xi तो ये आ गया 1.5, यहाँ पे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा pi इंटू xi स्क्वायर। तो पहले xi स्क्वायर की टेबल बनाएंगे और फिर उसको pi से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा pi इंटू xi स्क्वायर। तो xi को स्क्वायर कर दीजिए, तो 0 1 4 9, और फिर pi को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसको, तो 1/8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3/8 इंटू 1 3/8, 3/8 इंटू 4 12/8, और ये 9/8। इन सबको ऐड करिए तो यहाँ से समेशन pi xi स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर हम pi xi को xi से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस वाले टेबल को इस वाले टेबल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी pi xi स्क्वायर आ जाएगा। तो इन सबको ऐड करिए तो 3 12 15 9 24/8 दैट इज 3, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 माइनस 1.5 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2.25 दैट इज 0.75। तो 75/100 यानी कि ये 3/4 के इक्वल आ जाएगा। तो 0.75 भी लिख सकते हैं और 3/4 भी लिख सकते हैं। अब आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस x को सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा होता है, और ये वेरिएंस का अंडर रूट होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस x। ठीक है, तो वेरिएंस x हो गया 3/4, और इसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3/2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इसमें ये 3 फॉर्मूले हैं, एक मीन का फॉर्मूला है समेशन पी आई एक्स आई, एक वेरिएंस का फॉर्मूला है और एक स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। जो भी डेटा दिया हुआ होगा उससे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेबल बनाएंगे और उससे मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर देंगे। रैंडम वेरिएबल है या नहीं, जो भी आपको डेफिनेशन दी हुई है, अगर आपको चेक करना है कि रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, तो इस रैंडम वेरिएबल को इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करोगे। अगर आपको रियल वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के लिए अगर एक रियल वैल्यू आपको मिल जाती है तब तो वो रैंडम वेरिएबल है, और अगर रियल वैल्यू नहीं मिलती है तब वो रैंडम वेरिएबल नहीं होगा। एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि ई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, ई एक्स, तो ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो ये भी मीन के इक्वल होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई, समेशन पी आई एक्स आई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आई को लिख सकता है, ये एक्स आई को एक्स लिख सकता है और पी आई को पी एक्स लिख सकता है। तो ये समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स हो जाएगी। ठीक है, आप अगर वेरिएंस को एक्सपेक्टेशन के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमने लिखा था समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, और ये हो जाएगा समेशन एक्स इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ई एक्स का जो फॉर्मूला है वो समेशन एक्स इंटू पी एक्स है, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये पी एक्स हो गया। तो वेरिएंस को हम ऐसे इस तरह से एक्सपेक्टेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म है इसको तो हम बोलेंगे ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन है, और इसको बोलेंगे ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप ये एक्सरसाइज 4th एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है होमवर्क में, एक्सरसाइज 13.4 विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। ओके।